तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल बच्चों हम लोग पढ़ लिए थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, और टेंस के तीनों प्रकार के उपभेदों को भी जान लिए थे। और बच्चों हम कल बोले थे कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार क्लास होने वाली है। जिस जिस बच्चे को इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिक्कत होती है वाक्य को बनाने में, या तो वाक्य बनाने जानते हैं और बोलने में उसे कठिनाई होती है इंग्लिश, तो आज उस सबका हम लोग छुट्टी करने वाले हैं। तो हम लोग चुटकी बजाएंगे और ये सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम आज जानते हैं साधारण वर्तमान काल किसे कहते हैं, या तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो यह काल, इस काल से यह बोध होता है कि हम लोग जितना भी कार्य करते हैं वो वर्तमान समय में ही करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका डिफिनेशन भी है, यहाँ पे हम आप लोग को दिखाते हैं। यह काल वर्तमान समय में होने वाले असामान्य आदतों, घटनाओं और दिनचर्या सार्वभौमिक सत्यों को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। आप लोग जैसे कि हम समझाएं कि यह काल से सिर्फ यह बोध होता है कि हम लोग जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी प्रकार के, वो सभी वर्तमान काल में ही करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है सामान्य या तो साधारण वर्तमान काल का परिभाषा। अब बच्चों हम लोग तो परिभाषा जान लिए कि साधारण वर्तमान काल किसे कहते हैं। अब बच्चों इसको पहचानेंगे कैसे कि आखिर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कि वो वर्तमान काल में ही कर रहे हैं, साधारण वर्तमान काल में ही कर रहे हैं। तो इसे पहचानने के लिए कुछ तो नियम होते होंगे ना। तो चलिए बच्चों आज उस नियम को बताते हैं कि आखिर वो नियम क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद है बच्चों पहचानने का नियम। क्या पहचानने का नियम? कि कोई भी काम साधारण वर्तमान काल में ही हो रही है, ठीक है। तो इसे पहचानने के नियम को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में, बच्चों हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है आदि रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद किस काल में होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी साधारण वर्तमान काल में होता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे उदाहरण भी है। उदाहरण के लिए मैंने लिया है मैं पढ़ता हूँ। तो बच्चों ये जो मैं पढ़ता हूँ ये क्या है? ये है वाक्य। अब ये वाक्य क्या चीज में है बच्चों? तो ये है हिंदी में है। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, बच्चों क्रिया के अंत में, तो यहाँ क्रिया क्या है बच्चों? पढ़ना एक क्रिया है। तो इसके अंत में क्या आ रहा है बच्चों? ता हूं। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है डिफिनेशन में कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, तो देखो बच्चों ता हूं आ गया यहाँ पे, पढ़ता हूं। और उसके बाद है राम खेलता है। देखिए बच्चों यहाँ पे भी आया है कि राम खेलता है। अब राम क्या करता है? तो राम खेलता है। तो ये खेल तो रहा है, लेकिन किस काल में खेल रहा है, किस समय में खेल रहा है, ये पहचानने के लिए हमने ये डिफिनेशन लिखा था। तो क्या लिखा है? राम खेलता है। तो ता है बच्चों, तो आदि रहे तो उस क्रिया का अनुवाद किस काल में होती है? तो साधारण वर्तमान काल में होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो जान गए हम लोग। सभी बच्चे को यहाँ तक, मतलब किसी भी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल है और सरल भाषा में भी मैंने समझाया है। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि प्रेजेंट टेंस जो है साधारण वर्तमान काल, इसको तो हम लोग जान लिए, इसके डिफिनेशन देख लिए, पहचानने का नियम देख लिए। तो फिर बच्चों आखिर पहचानने का नियम हो गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों इसे बनाते कितने नियम से, मतलब कितने प्रकार के ये वाक्य होते हैं। आखिर हम सामान्य वर्तमान काल में, साधारण वर्तमान काल में हमारे मुंह से कितने प्रकार के वाक्य निकलते हैं, हम लोग क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग सभी को आज देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए बच्चों साधारण वर्तमान काल में हम लोग को 4 वाक्य पढ़ना है, ठीक है। पहला तो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग आज क्या देखेंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, आखिर बच्चों इसे बनाते कैसे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो देखो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब बच्चों जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं खाता हूँ। उदाहरण के लिए बच्चों मैं लेता हूँ यहाँ पे
उदाहरण के लिए लेता हूँ बच्चों कि मैं खाता हूँ। क्या? मैं खाता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं खाता हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब या तो नकारात्मक चिन्ह नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है। इससे सीधे बोध हो रहा है कि मैं खा रहा हूँ, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये तो हम लोग देख लिए सकारात्मक वाक्य कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसके बनाने के नियम क्या होते हैं? सब्जेक्ट। अब बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है? किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसे कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है बच्चों कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जो कोई भी काम को करता है। जैसे मैं खाता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? मैं खा रहा हूँ, तो उसे सब्जेक्ट कहेंगे। मैं क्या हूँ? करता हूँ ना। क्यों मैं करता क्यों? तो मैं किसी भी काम को कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। सिर्फ यहाँ पे मैं ही नहीं होगा, बहुत सारे हैं। जैसे लड़के खेलते हैं तो लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेल कौन रहा है? लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के खेलने का काम करे तो वो करता हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए करता। उसके बाद क्या लिखा है? भरभुआन। बच्चों मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे रीड, ये क्या है? मेन वर्ब है। इट, ये मेन वर्ब है, लेकिन इसमें एस या एस जुड़ता है तो वो वर्ब 5 हो जाता है, वर्ब 3 हो जाता है, आईएनजी जोड़ जाता है तो वर्ब 4 हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों मेन वर्ब लेना, हम लोग क्या लेना? वर्ब 1 लेना है। ठीक है। और वर्ब 1 लेना है, उसमें एस या ईएस लगाना है। बच्चों यहाँ हम लोगों को पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि एस या ईएस कहाँ लगता है। तो पहले ये जान लीजिए इसे बनाने के नियम। तो एस या ईएस लगाना। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्या? तो जिस पर क्रिया का फल पड़े। तो आइए बच्चों हम लोग देखिए क्रिया का फल किस पे पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं खाता हूँ, तो मैं तो सिर्फ खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ वो तो नहीं पता है। तो बच्चों यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, बोले तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका डायरेक्ट हो जाएगा आई इट। क्या हो जाएगा? आई इट। आई इट हो जाएगा बच्चों। अब देखिए मैं बोलता हूँ कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अब देखिए बच्चों मैं आम खाता हूँ मैंने बोला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले आम कौन खा रहा है? आखिर कोई कार्य कर रहा है तो कौन कर रहा है बच्चों? मैं कर रहा हूँ ना। तो मैं क्या हूँ? करता हूँ। ठीक है। मैं क्या हूँ? करता हूँ। अब देखिए बच्चों क्या बोले थे? मैं का पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट है कर्ता का इंग्लिश होता है सब्जेक्ट। उसके बाद भरभुआन। अब भरभुआन का मतलब क्या होता है? भर्व मतलब होता है क्रिया। भर्व मतलब क्या होता है बच्चों? तो क्रिया होता है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? खाने का काम कर रहा हूँ। तो भरभुआन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आई हो जाएगा आई ई ए टी, आई इट। अब देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट है लास्ट में। लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आखिर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? तो ये इस पे पड़ रहा है। किस पे? आम पे। तो लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए सूत्र के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। आई इट मैंगो, मैंगो, आई इट मैंगो। ये समझ गए बच्चों। तो आई होप कि आप सभी लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानने के नियम तो जानते ही हैं, समझा दिए बच्चों पहले ही। ठीक है। उसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। अब हम लोग सकारात्मक वाक्यों को देख लिए। अब इसको बनाने के नियम जो होते हैं वो रूल को देखे हैं बच्चों अभी तक। तो उदाहरण के लिए मैंने दिखाया कि सकारात्मक वाक्य क्या है, समझ गए इसको। अब बच्चों देखिए एस या ईएस कहाँ लगता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एस या ईएस कहाँ लगता है। तो बच्चों देखिए एस या ईएस लगने के शर्त क्या क्या है। ठीक है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश में बच्चों पर्सन 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। पर्सन मतलब जिसको बोलते हैं बच्चों पुरुष। पर्सन का हिंदी क्या होता है पता है आप सभी को? पुरुष होता है। ठीक है बच्चों। संस्कृत में भी 3 होते हैं। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों इसे? तो ये बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर मतलब होता है बच्चों एक वचन, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। जिसमें एक से अधिक हो उसे बहुवचन कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, अब सिंगुलर मतलब एक होता है, एक वचन। तो मैं क्या हूँ? एक हूँ ना। आई का इंग्लिश हिंदी क्या होता है बच्चों? मैं होता है। क्या होता है? मैं। और यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है आई इट, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में मैं क्या होता है? हम लोग। प्लूरल में अगर एक से अधिक का बात हो तो वहां हम लोग हो जाएगा, हम या हम लोग। ठीक है बच्चों, प्लूरल में। उसके बाद सेकंड पर्सन में हो जाएगा यू इट, तुम लोग खाते हो। बच्चों यहाँ पे देखिए सिंगुलर में भी यू तुम ही होगा और प्लूरल में भी
तुम लोग होगा, ठीक है। प्लूरल मतलब यहाँ पे यू का चेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चों, समझ गए ये। उसका थर्ड पर्सन में है बच्चों ही, सी, इट और वन नेम। ये तो इसके बाद इस सब में भर में एस या ईएस लगता है। जहां पे भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और वन नेम के साथ एस, ये भर में एस या ईएस जुड़ता है। उसके बाद प्लूरल में बच्चों दे मतलब होता है वे या वे लोग, दे, द, बॉयज। अब बच्चों यहाँ पे बॉयज में इट्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो बच्चों ये भी एक बोले तो इसे भी ध्यान में रख लीजिए, इसे लिखवाएंगे नहीं हम, क्योंकि ये छोटी सी बात है बच्चों। जहाँ पे एक का बोध हो, जैसे एक आदमी या तो फिर एक आप किसी का संबंध बता रहे किसी एक आदमी से, तो वहाँ पे क्रिया में एस जुड़ेगा। लेकिन जब बहुत आदमी से अपना संबंध बता रहे हैं तो वहाँ एस नहीं जुड़ेगा क्रिया में। वहाँ पे जिससे आप अपना संबंध बता रहे हैं वहाँ पे एस जुड़ेगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि मेरा भाई खाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम अपना अगर संबंध बता रहे हैं अपने भाई से तो एक ही भाई से बता रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, माय ब्रदर इट्स। और अगर बोलेंगे मेरे भाई लोग खाते हैं, तो मैं अपना संबंध जो बता रहा हूँ कितने भाइयों से बता रहा हूँ, बहुत सारे भाई लोग से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, माय ब्रदर इट, सॉरी बच्चों, माय ब्रदर इट होगा, ठीक है। समझ गए आप ना, समझ गए, आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो बच्चे ये सब देख लिया आप सभी लोग। यह है स्ट्रक्चर, कितना स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों को 4 तरह के वाक्य पढ़ने होते हैं, ठीक है, ये सभी देख लिए। तो हम लोग किसका ज्ञान आज अर्जित कर लिए हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य का, ठीक है बच्चों। तो आज ये 3 जो बचा है ये हम कल के क्लास में लेंगे, कब, कल के क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसमें बताएंगे एस या ईएस कहाँ पे जुड़ता है, कि भर में एस या ईएस जुड़ता है, वो तो किसके लिए जुड़ता है वो तो समझ गए बच्चों, लेकिन कहाँ कहाँ जुड़ता है, कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है, तो चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं मुकम्मल तरीके से। देखिए बच्चों, एस या ईएस लगने के नियम। आखिर बच्चों हम लोग को एस या ईएस लगाना है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, तो फिर कहाँ लगाना है एस या एस, ये तो पता होनी चाहिए ना। तो देखिए बच्चों, एस या ईएस वर्ब, किस वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो बच्चों यदि क्रिया के आखिरी अक्षर, यदि क्रिया के आखिरी वर्ड, आखिरी अक्षर, ठीक है, ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो, तो वहां क्रिया में ईएस लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, ईएस लगेगा, समझे इस बात को। यदि क्रिया के आखिरी अक्षर में ओ, एस, एक्स या एस एच या सी एच हो, तो वहां पे क्रिया में एस ईएस लगेगा, एस के वजह ईएस लगेगा। उदाहरण के लिए बच्चों WASH, तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस क्रिया में SH लास्ट आखिरी अक्षर आगे SH, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वासेस, WASHES, वासेस, यहाँ पे ES लगेगा, ठीक है बच्चों। बाकी बात अगर इन सब के अलावे और कोई अक्षर आते हो तो वहाँ पे ES नहीं लगेगा, वहाँ पे सिर्फ S लगेगा। अब बच्चों ध्यान दें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे आप लोगों को जान लेनी बहुत जरूरी है। तो ध्यान दे बच्चों, क्रिया के आखिरी में, क्या क्रिया के आखिरी में यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे एस लगाया जाता है। यदि बच्चों क्रिया के आखिरी में वाई हो तो वाई को आई में बदल कर हम लोग एस लगाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे लगाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, उदाहरण लिखा TRY, तो इसको देखिए बच्चों TRY, इसमें हम लोग y को i में बदल देंगे और es लगाएंगे। TRY को i में बदल के es लगाएंगे, TRIES, ट्राइस हो गया। अब STUDY, तो स्टडी जो है बच्चों, तो y को हम लोग i में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा STUDIES, स्टडीज। देखिए बच्चों और भी है FLY, फ्लाई, FLIES हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों हम लोग आखिर y को i में कब बदलते हैं ये भी जानने तो जरूरी है ना। y तो ऐसे में बहुत प्ले में भी आ जाता है, PLAY, प्ले, तो y तो वहां पे भी आ गया, तो क्या वहां पे भी y को i में बदल देंगे, तो नहीं बच्चों, वहां पे y को i में नहीं बदलेंगे। तो क्यों नहीं बदलेंगे सर, तो आइए बताते हैं क्यों नहीं बदलेंगे। तो बच्चों यदि y से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या y से पहले व्यंजन हो, y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y को i में चेंज किया जाता है, समझे बच्चों। देखिए यहाँ पे भी y से पहले कॉन्सोनेंट है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। यहाँ पे STUD, ये देखिए बच्चों जब y से पहले d है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। और यदि बच्चों
वाई से पहले वोवेल हो, जैसे कि PLAY वोवेल है, वाई से पहले वोवेल है बच्चों, तो क्या वहां पे भी वाई को आई में बदलेंगे? तो नहीं बच्चों, वहां पे वाई को आई में नहीं बदलेंगे, वहां पे स्वतः एस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, वहां पे वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मुझे लगता है कि आप सभी लोग को ये चीज समझ में आ गई। और बाकी बात जो ये 3 बचा है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैं इन तीनों वाक्यों के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से अगले की क्लास में बताऊंगा। जिस तरह से बच्चों मैंने अफर्मेटिव के बारे में आज बताया, सारा बच्चों इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है जो इसमें कुछ भी नहीं छूटा, आप लोगों का कुछ भी नहीं, सारा चीज क्लियर हो गया है। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। तो बच्चों, आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की क्लास को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों।